जीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। तो पिछली कक्षाओं में हमने षडवर्ग के विषय में अध्ययन किया। किस प्रकार से षडवर्ग में किस किस प्रकार का वहां पर विषयों का विवेचन किया आचार्य ने, ये सभी विषय एक अच्छी भली भांति हमने पिछली कक्षाओं में देखा। अब हम उन षोडश वर्ग या षडवर्ग इत्यादि का प्रयोजन क्या है यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं, तो उसके विषय में हम थोड़ा जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो वर्ग विवेकाध्याय में उसका विवेचन किया गया। अथ षोडश वर्गेषु विवेकम च वदाम्य हम लग्ने देहस्य विज्ञानम होरायं संपदादिकम द्रेष्टाणे भ्रातृजं सौख्यम तुर्यांशे भाग्यचिंतनम पुत्रपौत्रादिकानां वै चिंतनम सप्तमांशके नवमांशे कलत्राणां दशमांशे महत्फलम द्वादशांशे तथा पित्रोश्चिंतनम षोडशांशके सुखा सुखस्य विज्ञानं वाहनानां तथैव च उपासनाया विज्ञानम वाहनानां तथैव च। इस प्रकार से यहाँ पर षोडश वर्गों से किन किन विषयों का विचार किया जाना चाहिए यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। तो लग्न की राशि से, जिसे हम क्षेत्र भवन या लग्न राशि इत्यादि कह रहे हैं, वहां से शरीर संबंधी विचार। नवमांश से स्त्री विचार, विवाह इत्यादि का विचार। पुरुष के लिए स्त्री का विचार, स्त्री के लिए पुरुष का विचार इत्यादि जो है नवमांश कुंडली से होगा, नवमांश से होगा। दशमांश से आकस्मिक लाभ, राज्य धनादि उत्कृष्ट लाभ। द्वादशांश से माता पिता संबंधी विचार। षोडशांश से वाहन संबंधी सुख दुख। विंशांश से उपासना ज्ञान संबंधी विचार। चतुर्विंशांश से विद्या भांश, जिसे सप्तविंशांश कहते हैं, उससे बलाबल। त्रिंशांश से अरिष्ट फल संबंधी विचार। खवेदांश से शुभाशुभ शुभ का विचार, है ना। अक्षवेदांश से षष्ट्यांश का विचार। इसी प्रकार सभी वस्तुओं का शुभाशुभ फल बताना चाहिए। तो यहाँ पर होरा जो होती है, होरा कुंडली से धन इत्यादि संपत्ति का विचार किया जाता है। ऐसे विभिन्न विचार यहाँ पर इन कुंडली से किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर श्लोक में अच्छे तरह से विवेचन किया। लग्ने देहस्य विज्ञायाम विज्ञानम, देहस्य विज्ञानम, लग्न से जो शरीर, जो राशि क्षेत्र या जो पहला षडवर्ग में प्रथम वर्ग जो है, राशि क्षेत्र इत्यादि जिसे कहते हैं, उससे देह का विचार, शरीर का विचार किया जाना चाहिए। होरायाम संपदादिकम, होरा से जो है, होरा कुंडली से जो द्वितीय वर्ग है षडवर्ग में होरा, उससे संपदा दी अर्थात संपत्ति का विचार, धन का विचार किया जाना चाहिए। द्रेष्काणे भ्रातृजम सौख्यम, द्रेष्काण से भ्रातृ सौख्य, भाई इत्यादि का जो है भ्रातृ सौख्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस प्रकार का मिलेगा, क्या सहायता करेगी इत्यादि जो द्रेष्कांड से विचार करना है। तुर्यांशे भाग्य चिंतनम, भाग्य का विचार तुर्यांश से अर्थात चतुर्थांश से। पुत्र पौत्रादिकानाम वही चिंतनम सप्तमांश के, सप्तमांश से पुत्र पौत्रादि का विचार किया जाना चाहिए। नवमांशे कलत्राणाम, कलत्राणाम अर्थात वही स्त्री का, पत्नी का विवाह इत्यादि का विचार जो है नवमांश से। दशमांशे महत्फलम, द्वादशांशे तथा पितरोश्चिंतनम, मातृ पितृ विचार जो है वो द्वादशांश से। षोडशांश के सुखा सुखस्य विज्ञानम वाहनानाम तथैव च, ये सब वाहन विचार, सुख दुख का विचार षोडशांश से इत्यादि विचार वहां पर। और त्रिंशांश जो षडवर्ग में एक और विषय है उसका, उससे अरिष्ट विचार इत्यादि करना चाहिए। ऐसा षडवर्ग, षोडश वर्ग का किया जा विचार किस किस प्रकार किया जाए ये बताया गया है। तो हमें मुख्य रूप से षडवर्ग का ध्यान में रखना। आगे चलेंगे, इसमें और भी कुछ विषय है जो आपको जानने चाहिए कि जिस प्रकार से हम देखेंगे अभी यहाँ पर केंद्रादि संज्ञा जो बताई है भावों की, है ना, तो वो उस विषय का यहाँ पर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब तो आचार्य कहते हैं अथान अथान्यदपि वक्ष्यामि मैत्रक शृणु सुव्रता लग्न तुर्यास्तविताम केंद्र संज्ञा विशेषतः द्विपंचरंध्रलाभानां ज्ञेयं पणभराभिधम त्रिषष्ट भाग्यरिष्पानाम् आपोक्लीमम् इति द्विज। लग्नात् पंचम भाग्यस्य कोण संज्ञा विधीयते षष्टाष्ट व्यय भावानां दु दुसंज्ञा स्त्रीक संज्ञकाः चतुरस्रं तुर्यरंध्रं कथयन्ति द्विजोत्तमा स्वस्था दुपचय रक्षाणि त्रिषडायां वराणि ही। तो केंद्र आदि संज्ञा बताएगी। तो लग्न, चतुर्थ, सप्तम सप्तम और दशम जो है ये केंद्र संज्ञक भाव है। द्वादश भाव होते हैं एक राशि चक्र में या कुंडली में, तो उसे ही केंद्र उसमें से जो प्रथम अर्थात जो लग्न भाव है, चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव और दशम भाव, इन चारों को मिलाकर एक केंद्र संज्ञा दी गई है इन चार भावों की। तो इसलिए बोला है लग्न
तुर्य तुर्य नाम चतुर्थ, तुर्य अस्त नाम सप्तम और वियताम अर्थात वियत नाम आकाश जिसे दशम स्थान कहा जाता है। तो लग्न तुर्यास्त वियताम केंद्र संज्ञा विशेषतः। उसके बाद में केंद्र से जो एक एक स्थान आगे बढ़ाएंगे, तो जैसे लग्न था तो लग्न के बाद द्वितीय, चतुर्थ था तो चतुर्थ के बाद पंचम, सप्तम था तो सप्तम के बाद अष्टम और दशम था तो दशम के बाद एकादश। इस प्रकार द्वितीय पंचम अष्ट और एकादश अर्थात 2 5 8 11 इन भावों की पणफर नामक संज्ञा है। पणफर एक संज्ञा दी गई है, नाम दे दिया गया है। उसी प्रकार तृतीय षष्ठ नवम और द्वादश उनसे और पणफर से आगे वाले जो है वो आपोक्लिम संज्ञक है। इस प्रकार से और लग्न से जो पंचम और नवम भाव है वो कोण या त्रिकोण संज्ञा इन्हें कहा जाता है। पंचम और नवम भाव को कोण या त्रिकोण संज्ञा दी गई है। षष्ठ अष्ट और द्वादश है अर्थात 6 8 12 जो है इनका दुष्ट स्थान, इन्हें ही त्रिक संज्ञा दी गई है, त्रिक नामक इन्हें कहा गया है। तो और हे द्विजोत्तम चतुर्थ और अष्ट को चतुरस्र संज्ञा बता रहे हैं। तो चतुर्थ और अष्ट है इनको चतुरस्र संज्ञा है। और तृतीय षडदश और एकादश की उपचय अर्थात वृद्धि संज्ञा है इन्हें कहा गया। उपचय शब्द का अर्थ होता है वृद्धि। तो वृद्धि संज्ञक भाव है तृतीय षष्ठ दश और एकादश। उसी प्रकार से कुत्रचित त्रिषडाय करके भी कहा गया है। तो षट और एकादशी ने त्रिषडाय भाव भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ भावों की संख्या ये आपको जानना चाहिए। तत्पश्चात लग्नादि द्वादश भावों के नाम बताए गए। तो जो राशि चक्र में कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनके भी एक एक नाम दिए गए, संज्ञा दी गई। तो तनुर धनम च सहजो बंधुपुत्रारयस तथा युवतीरंद्र धर्माख्य कर्मलाभ व्यय क्रमात्। तो इस प्रकार से बताया। तो प्रथम भाव की तनु, द्वितीय की धनम, तृतीय सहोदर, चतुर्थ बंधु, पंचम पुत्र, षष्ठ शत्रु, तदनंतरम स्त्री या पत्नी या जाया भाव भी जिसे कहा जाता है सप्तम भाव को। उसके बाद में अष्टम को रंध्र या मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। नवम को धर्म, भाग्य भाव भी कहते हैं उसे। उसके बाद में दशम कर्म, एकादश लाभ और द्वादश व्यय संज्ञक होते हैं। तो यह लग्न से द्वादश भाव के नाम है। ये यहाँ पर संक्षिप्त रूप में कहा गया। इसके अतिरिक्त अपनी बुद्धि से भी समझना चाहिए। अर्थात क्या होगा आगे कुछ भिन्न पर्यायवाची पद भी इनके लिए मिलेगी और भी इन भाव के भिन्न भिन्न नाम है, तो ये आपको जानना है। तो यहाँ पर अब किन भाव से क्या विचार करना चाहिए। तो लग्न से नवम भाव से पिता का विचार करें, सूर्य से अथवा सूर्य से नवम भाव से भी पिता का अशुभ शुभ अशुभ का विचार करना चाहिए। लग्न से दशम एकादश भाव से जो विचार करने को कहा गया है, उस वस्तु का सूर्य से दशम एकादश स्थान से विचार करना चाहिए। इसी प्रकार लग्न से चतुर्थ द्वितीय एकादश और नवम स्थान से जो विचार करने को कहा गया है उसका विचार चंद्र से। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ भावों का संबंध और ग्रहों का संबंध कि किससे क्या विचार किया जाए वो यहाँ पर बताया है, ये आप सब देख सकते हैं। उसके बाद में हम विषय देखेंगे राशि दृष्टि। अब यहाँ पर ग्रह दृष्टि भी आपको बता दूंगा कि जिस प्रकार से ग्रहों की दृष्टि होती है वैसे ही जैमिनी और यहाँ पर पराशर ने राशियों की दृष्टि भी बताई है। तो ग्रहों की दृष्टि में विचार करेंगे तो अ, ग्रहों की दृष्टि में सर्वप्रथम सभी ग्रहों को सामान्य दृष्टि होती है जो कि एक पूर्ण दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, वो सप्तम स्थान में होती है। अपने से स्वयं जहाँ पर स्थित है वहां से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से सभी ग्रह देखते हैं। उसी प्रकार से कुछ ग्रह ऐसे हैं जिन्हें विशेष दृष्टि प्राप्त है। यथा मंगल, गुरु और शनि, इन 3 ग्रहों को विशेष दृष्टि वहां पर प्राप्त है। तो मंगल जो है ये चतुर्थ और अष्टम को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मतलब जहाँ स्वयं स्थित है, सप्तम स्थान को सभी ग्रह देख रहे हैं, तो मंगल जो है चतुर्थ और अष्टम स्थान को देखते हैं। शनि जो है वो तृतीय और दशम स्थान को देखते हैं और गुरु जो है पंचम और नवम को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार ये ग्रहों की दृष्टि है जो कि अभी यहाँ पर विवेचन आया नहीं है, तथापि यहाँ पर उल्लेख किया है। उसके बाद में राशियों की दृष्टि का विवेचन करता था। मेषादि राशि नाम चरादीनां पृथक पृथक दृष्टि भेदम प्रवक्ष्यामि शृणुत्वं द्विजसत्तम। राशयो अभिमुखम विप्र तथा पश्यन्ति पार्श्वभे यथा चर स्थिरान एवं स्थिर पश्यति वैचरान। द्विस्वभावो विनात्मानं द्विस्वभावान् प्रपश्यति समीपस्थं परित्यज्य खेटास्तत्र गतास्तथा। तो बता रहे हैं कि मेषादि राशियों की दृष्टि के भेद किस प्रकार से होते हैं। तो सभी राशियां अपने सम्मुख और दोनों पार्श्व, सम्मुख अर्थात एकदम आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है उसे सम्मुख यहाँ पर कहा गया है। और दोनों पार्श्व में अर्थात राइट और लेफ्ट जो दोनों में स्थित है, तो उन ऐसे 3 स्थानों को राशियां देखती है, मतलब उनकी दृष्टि वहां पर होती है।
जैसे चर राशियां अपने समीपस्थ स्थिर राशियों को छोड़कर, अर्थात चर राशियां अपने पास में जो स्थिर राशि है उसको छोड़कर, उसको त्याग कर, अन्य जो तीन अ, स्थिर राशियां होगी उन पर उसकी दृष्टि होगी, ऐसा एक विवेचन किया गया। अगर यहाँ पर डायग्राम इत्यादि दिया होगा उससे भी आप समझ सकते हैं। जैसे तीन स्थान को चर राशियां देखती, ये भी एक उसको समझने की विधि है। तो इसी प्रकार स्थिर राशियां भी अपने समीपस्थ चर राशियों को छोड़कर, उसके बाद पास में ही जो चर राशि उसका त्याग करके जो बाकी की चर राशियां हैं उनको वो स्थिर राशि देखती है। इसी प्रकार द्विस्वभाव राशियां भी अपने को छोड़कर, स्वयं को नहीं न देखते हुए अन्य तीनों द्विस्वभाव राशियों को देखती है। ऐसा चर स्थिर द्विस्वभाव राशि के भेद से भी राशियों का दृष्टि विचार यहाँ पर प्रकट किया गया है। तथा राशि निष्ठ ग्रह भी राशि की सदृशी देखते, तो अर्थात उन राशियों में जो ग्रह होंगे वो भी इन राशियों के भांति एक प्रकार से और दृष्टि, वो एक उनका दृष्टि होता है वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर जो जिन राशियों में स्थित होंगे वहां से भी वो उस प्रकार से अपनी दृष्टि देंगे। अर्थात सम्मुख और पार्श्ववर्ती जिस प्रकार चर में होंगे, स्थिर में होंगे, द्विस्वभाव होंगे, उस प्रकार से देखते हैं, ऐसा यहाँ पर बता रहा है। तो इसीलिए जैमिनी सूत्र में भी सूत्र आते हैं, अभिपश्यन्ति ऋक्षाणि पार्श्व भेच और तन्निष्ठाश्च तद्वत करके। तन्निष्ठाश्च तद्वत मतलब वहां पर स्थित रहने वाले जो ग्रह है वो भी उसी प्रकार से देखते हैं, राशियों के जिस प्रकार से दृष्टि होती है उसी प्रकार से। तो चरेषु संस्था खेटा पश्यन्ति स्थिर संगतान, स्थिरेषु संस्था एवं पश्यन्ति चर संस्थितान, उभयस्थास्तु सूर्याद्याः पश्यन्ति उभय संस्थितान, निकटस्थम विना खेटाः पश्यन्तीत्य तीत्यय भागमः। जो चर राशि निष्ठ ग्रह अपने समीपस्थ को छोड़कर अन्य तीनों स्थिर राशियों को देखते हैं, और स्थिर राशिस्थ ग्रह अपने समीपस्थ चर राशियों का त्याग कर शेष तीनों चर राशियों को देखते हैं, तथा द्विस्वभावस्थ ग्रह अपने समीपवर्ती द्विस्वभाव को छोड़कर अन्य तीनों द्विस्वभाव राशियों को एवं उन स्थानों में स्थित ग्रहों को भी देखते हैं करके यह ग्रहों के विषय में भी यहाँ पर कहा है। अब दृष्टि चक्र न्यास विधि, अब यहाँ पर कुछ चक्रों की सहायता से भी हम समझ सकते हैं। इस बुक में दिया नहीं है, अन्य पुस्तकों में दिया हुआ है, तो वो मैं आपको भेज दूंगा। तो दृष्टि चक्रम हम वक्षे यथावत ब्रह्मणोदितम यस्य विन्यास मात्रेण दृष्टि भेद प्रकाशते, प्राचीमेष वृषो लेख्यो कर्कसिंहो तदोत्तरे, तुलालिपि पश्चिमे विप्र मृग कुंभौ च दक्षिणे। एक चक्र बनाने की विधि बताई है, किस प्रकार से राशियों का वहां पर स्थापन करें। एक चतुष्कोण होता है और एक वृत्तात्मक होता है, उसका चित्र मैं आपको भेजता हूँ। तो जैसा ब्रह्मा जी ने कहा है कि वैसा ही दृष्टि चक्र यहाँ पर बता रहे हैं, जिसके विन्यास मात्र से दृष्टि भेद अवगत हो जाता है। चतुर्भुजत्वा वृत्ता, गोलाकार चक्र बनाकर उसमें पूर्व में मेष वृष कर्क सिंह, उत्तर में तुला वृश्चिक, पश्चिम में मकर कुंभ, दक्षिण में ईशान कोण में मिथुन, वायव्य में कन्या, नैऋत्य कोण में धनु एवं आग्नेय कोण में मीन राशि लिखकर दृष्टि का विचार करना चाहिए। एक दृष्टि चक्र बनाने की विधि यहाँ पर आचार्य ने बताई है, बहुत सरल है। इसका चित्र मैं आपको भेज दूंगा, तो उसमें से आप देखकर एक चतुष्कोणाकार बनता है और एक वृत्ताकार बनता है। इस प्रकार से दो प्रकार का वहां पर चक्र बनाकर एक मात्र दृष्टि के भेद को समझने का जो एक प्रकार बताया गया वही है। बाकी जो ऊपर कहा गया है वो उसी प्रकार आपको समझना है। इसके बाद में यहाँ पर अरिष्टाध्याय दिख रहा है। एक सेकंड, एक सूती का अध्याय करके है, आपको बर्थ करके जो बोला है वो भी आपको जानना है। तो वो ठीक है, वो इस बुक में कहीं आगे पीछे है वो अध्याय, थोड़ा देखना होगा। तो फिर भी मैं मेरे पास जो बुक है उसमें से आपको अभी बताता हूँ। तो सूती का अध्याय भी आपको सिलेबस में है, तो वो आपको जानना है। और कुछ लग्न इत्यादि का विचार है, वो सामान्य रूप से आपको मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, पुनः एक बार उसको रिपीट करता हूँ। तो लग्न जो है ये इसका लग्न का साधन इत्यादि करना होता है, पर वो थोड़ा विषय अभी क्लिष्ट है। अभी आपको सामान्य जानकारियां ही प्राप्त करनी है, डिप्लोमा कोर्स है उसके अनुसार। तो चार प्रकार के लग्न होते हैं, समझ लीजिए कि जो प्रथम लग्न है, कुंडली में जो प्रथम भाव होता है उसे लग्न कहते हैं। तो वो एक हमारा भावों को साधन करने के लिए सबसे पहले लग्न साधन करना होता है।
यदि लग्न ही हमारे पास नहीं है तो हम भाव साधन नहीं कर सकते। तो इसलिए लग्न का ज्ञान होना चाहिए, तभी आगे के भावों को हम लिख पाएंगे। और फलादेश करने में महत्वपूर्ण लग्न है ना। तो प्रथम भाव जो होता है वो लग्न है, तो उसे ही उदय लग्न भी कहते हैं। उसके बाद में जो वहां से सातवां भाव होता है जिसे अस्त भाव कहते हैं, उसे ही अस्त लग्न कहा जाता है। दशम भाव में जो राशि इत्यादि स्थित होते हैं उस समय में उसे दशम लग्न मध्यम लग्न कहा जाता है। उसे ही आकाश लग्न भी कहते हैं, जो मध्य में स्थित होता है राशि चक्र में। उसी प्रकार जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ स्थान होता है, उसे चतुर्थ लग्न या फिर पाताल लग्न भी कहा जाता है। इस प्रकार से चार लग्न तो ये आपको जानने चाहिए सामान्य रूप से। ठीक है। उसके बाद में हम बर्थ करके जो एक बताया हुआ है श्रुति का अध्याय जिसे कह रहे हैं, तो श्रुति का अध्याय में आपको थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है। श्रुति का अध्याय को आपको जानना है कि जन्म के समय किस प्रकार की स्थिति होने पर क्या फल होता है ग्रहों के अनुसार। तो वहां पर बता रहे हैं कि अतः हम श्रुतिकाध्या अतः हम श्रुतिकाध्यायं वक्ष्यामि शृणुष्वृत् पुरा प्रसंग वशतो ब्रह्मणा कथितं यथा यंत्रैः स्पष्टतरो वेद्यो जन्म कालस्तथा पुनः साध्या स्पष्ट खगाश्चैवं लग्नं साध्यं यथोदितम्। लग्न द्वादश भावेषु ग्रहास्थाप्य दिवाजनौ सूर्यो रात्रौ सूर्यपुत्रौ जनकौ परिकीर्तितौ तथैव सितचंद्रौ तु विज्ञेयो मातृसंहितौ तयोर्मध्ये बली यः स्यात् तस्य गेहे जनिर्भवेत्। तो कहते हैं कि सर्वप्रथम यंत्रों के सहारे से जन्म समय का सही ज्ञान कर तात्कालिक स्पष्ट ग्रह तथा लग्न का साधन करे। तो सर्वप्रथम जो पहला कार्य क्या है, जन्म के समय में पुत्र का जन्म इत्यादि होता है, तो जन्म का ज्ञान, जन्म के समय में आपको समय का ज्ञान होना चाहिए। वो भी कैसा करें, ऐसे अनुभव इत्यादि से अंदाज से ऐसा नहीं बोल रहे, तो यंत्रों की सहायता से करें। तो आज पहले घड़ी यंत्र इत्यादि जो होते, तो अभी आधुनिक युग में तो बहुत सारे यंत्र हमारे हाथ में, फोन है, लैपटॉप कंप्यूटर से इतने सारे यंत्र जो है। तो पूर्व काल में भिन्न ग्रंथ होते थे, घटी यंत्र नाड़ी यंत्र वलय यंत्र इत्यादि यंत्र होते थे, इसलिए यंत्रों की सहायता से बोला है। तो घटी यंत्र अभी मुख्य है। तो घटी यंत्र जो घड़ी होता है, हमारा वॉच होता है, उसकी सहायता से हम टाइम पता करते हैं। तो यंत्रों की सहायता से अर्थात वही है कि तो हम आज वॉच की सहायता से, घड़ी की सहायता से, क्लॉक की सहायता से हम जो ज्ञान का समय का ज्ञान करते हैं, तो वैसे सही समय का ज्ञान करें। फिर तात्कालिक स्पष्ट ग्रह, तो जो जो तात्कालिक ग्रहों की एग्जैक्ट स्थिति है उस समय में, तो उसका ज्ञान कर लग्न का साधन करे, लग्न को साधित करे। तो सूर्य स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट इत्यादि आपको पता होना चाहिए। सूर्य स्पष्ट इत्यादि से फिर लग्न का साधन करना होगा। तो लग्न का साधन करके तात्कालिक लग्नवश निष्पन्न जन्मांग चक्र में सभी ग्रहों की स्थापना कर दें। तो मतलब यहाँ पर कुंडली का निर्माण करने के लिए बताया जा रहा है। तो दिन में जन्म समय हो तो सूर्य को, अगर दिन में सूर्य जन्म हुआ है तो तो सूर्य, और रात्रि में जन्म समय हो तो शनि को पिता समझे। अब यहाँ पर कुछ ऐसा एक ग्रहों को लॉजिक दिया जा रहा है, मतलब लॉजिकली यहाँ पर एक समझने वाला विषय है कि सूर्य को वहां पर पिता की एक संज्ञा दी गई है। अगर दिन में जन्म होता है तो सूर्य पितृ संज्ञा के पिता उसकी संज्ञा हो जाएंगी। यदि रात्रि में जन्म है, मतलब जो पुत्र इत्यादि का जन्म हो रहा है, रात्रि में जन्म हो रहा है, तो शनि को पिता समझे। इसी तरह शुक्र तथा चंद्रमा को दिन तथा रात्रि में माता समझकर, अगर दिन में जन्म हुआ है तो चंद्रमा माता, और रात्रि में जन्म हो रहा है, दिन में जन्म हो रहा है तो शुक्र माता, और रात्रि में जन्म हो रहा है तो चंद्र को माता वहां पर समझना चाहिए। तो पितृ मातृ संज्ञक ग्रहों में जो बली हो उसी के घर में जातक का जन्म समझ, मतलब ये क्यों बताया गया कि जातक का जन्म माता के घर में हो रहा है या पिता के घर में होगा, इस प्रकार का जब विचार करना है तो वो इसीलिए ये विषय बताया गया है। ठीक है। तो जैसे दिन में किसी का जन्म है, मतलब ये जन्म के समय की स्थिति का ज्ञान करने के लिए, अब यहाँ पे माता के घर में जन्म हुआ या पिता के, तो ये उनकी बलाधिक्यता देख करके हम पता कर सकते हैं। तो जैसे दिन में किसी का जन्म है, अतः सूर्य पितृ संज्ञक है और शुक्र मातृ संज्ञक हुए, इन दोनों में बलाबल देखकर जातक का जन्म पिता या माता के घर कहना चाहिए। तो पिता के घर में जन्म हो रहा है या माता के घर में जन्म हो रहा है, ये हम इन दोनों की बलाधिक्यता देख करके यहाँ पर समझा। बलाबल कैसे देखना है, तो सभी प्रकार के बल देखने होते, षडबल होते हैं। तो दृष्टि बल देखना है, काल बल, स्थान बल, दिक बल जो ग्रहों के बताए गए हैं, वो उस प्रकार का, सब प्रकार से जो अधिक बली होगा
उसके अनुसार फल का ज्ञान करना चाहिए। तो अब बता रहे कि रास्ते में जन्म, तो बोलते कि नीच राशिगतः सौम्या ग्रह दृष्टिर विवर्जिता चंद्रो यदि भवे लग्ने पति जन्म विनिर्दिशेत। तो शुभ ग्रह नीच राशिगत हो, तो शुभ ग्रह जो है वो नीच राशि में, खुद की जो नीच राशियां है वो शुभ ग्रह होगी। शुभ ग्रह कौन हो गए, तो गुरु शुक्र इत्यादि जो है वो शुभ ग्रह है। तो ये अपनी नीच राशिगत हो, किसी भी ग्रह से दृष्ट न हो, अन्य ग्रहों की इन पर दृष्टि न हो, और चंद्रमा लग्नगत हो, तो मार्ग में शिशु का जन्म समझना चाहिए कह रहे हैं। तो मार्ग में जन्म कब होगा, तब ये इस प्रकार की स्थिति ग्रहों की होगी, तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि इसका मार्ग में ही जन्म होने वाला है करके। उसी प्रकार सुति का ग्रह में प्रकाश का ज्ञान बता रहे हैं। तो सबल सूर्य अपने घर अथवा उच्च में, अर्थात बलवान सूर्य जो है, स्ट्रॉन्ग सूर्य जो है, अपने घर में अर्थात सिंह राशि में अथवा उच्च में यथा मेष में हो, और मंगल से देखे जाते हो, तो सुति का ग्रह अनेक दीपों से युक्त, मतलब वहां पर अच्छा प्रकाश होगा, लाइट्स अच्छे होंगे। ये पूर्व काल में सब विचार किए जाते थे। यदि जलचर राशिगत चंद्र चतुर्थ स्थान में शनि से युक्त अथवा दृष्ट हो, तो अंधेरे में ही शिशु का जन्म कहना चाहिए करके बता रहे हैं। तो सारावलिकार ने भी कहा है, बलवती सूर्य दृष्टे बहुप्रदीपान वदेत कुपुत्रेण। तो ये बलवान सूर्य के इफेक्ट से वहां पर लाइट वगैरह अच्छा होगा, प्रकाश होगा, प्रकाश में पुत्र का जन्म होगा, शिशु का जन्म होगा इत्यादि कहना चाहिए। तो दीपादि ज्ञान भी और भी अलग प्रकार से बता रहे हैं। यस्मिन् भागे भवेत् सूर्य सत्र दीपम वदेत सुधि लग्नात् वर्तिस तथा चंद्रात् तैलम वाच्यम मनीषिभिः। तो जिस भाग में सूर्य अवस्थित हो, ये सब पूर्व काल के अनुसार यहाँ पर विचार किया गया है। आधुनिक काल में तो सर्वत्र लाइट्स इत्यादि होते हैं। तो कुछ समय में ऐसा था कि लाइट्स इत्यादि के प्रॉब्लम होते थे। सब जगह कुछ मशाल लगाते थे, कुछ मोमबत्ती या कंडील इत्यादि होता था, कुछ कुछ ऐसा। तो प्रकाश की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, तो समस्या होती थी। तो वो उस समय का विचार करते हुए ग्रंथ रचना जब हुई, तो ये सब विचार किया गया। आज आधुनिक युग में इतनी समस्या नहीं है, तो ये सब पुरातन काल में जो विचार किए जाते थे उसके अनुसार यहाँ बताया गया। तो जिस भाग में सूर्य अवस्थित हो, घर के उसी भाग में दीप की स्थिति कहनी चाहिए। लग्न से वर्ती, वर्ती मतलब वो जो बत्ती होती है उसे वर्ती कहा गया है, और चंद्रमा से तेल का ज्ञान करे। जन्म समय में चर राशि में सूर्य रहे, तो दीप चंचल, दीपक लेकर कोई इधर उधर करे करके बोल रहा है। जन्म समय में चर राशि में सूर्य रहेगा, तो इधर उधर दीपक को कोई उठा रहा है, रख रहा है, इस प्रकार की। स्थिर राशि में तो दीपक स्थिर रहेगा, है ना। जन्म समय में यदि सूर्य जो है चर राशि में रहेंगे, तो दीपक भी चंचलता रहेंगी दीपक में। स्थिर राशि में रहेगा तो स्थिर रहेगा, और द्विस्वभाव राशिगत सूर्य हो तो दीपक कभी स्थिर और कभी चंचल कहना चाहिए। मतलब जैसे होता है ना कि लाइट आ रही है जा रही है, इस प्रकार से आधुनिक युग में भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का विषय जन्म समय में। तो विमर्श बोल रहा है, यस्मिन भाग स्थित सूर्य का आशय, सूर्य जिस राशि में स्थित हो, वह राशि जिस दिशा की हो, घर के उसी भाग में दीपक गए, किसी ने यही कहा है। तो सारावली कार का मत है वहां पर अलग अलग। तो ऐसे भिन्न विषय यहाँ पे दीप ज्ञान के लिए, मतलब उस समय में प्रकाश इत्यादि किस प्रकार का होगा, किस दिशा में प्रकाश है क्या है इत्यादि देख करके वहां पर फल बताया गया। तब जन्म ज्ञान और भी प्रकार से बताते, शीर्षात शीर्षोदय वाच्य पादात पृष्ठोदय मतः करात तदुभय ज्ञेय प्रसव सर्वदेहिनाम। तो जन्म काल में लग्न यदि शीर्षोदय राशि का हो, तो ये शीर्षोदय संज्ञक राशि, पृष्ठोदय संज्ञक राशि, उभयोदय संज्ञक राशि, ये आप पूर्व में देख चुके हैं राशि स्वरूप अध्याय में। तो जन्म काल में लग्न यदि शीर्षोदय राशि का हो, अर्थात लग्न में शीर्षोदय संज्ञक राशि हो, तो बच्चे का जन्म, शिशु का जन्म शीर्ष से होता है, सिरोभाग से उसका जन्म होता है। पृष्ठोदय राशि में पैर से, एवं उभयोदय राशि के लग्न होने पर हाथ से निष्क्रमणारंभ कहना चाहिए। तो हाथ की तरफ से उसका जन्म होता है उभयोदय संज्ञक राशि में, इस प्रकार से बता रहा है। तो शीर्षोदय पृष्ठोदय उभयोदय राशियां जातक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से अभित है। वराहमिहिर ने भी कहा है, गोजाश्विकर की मिथुना समृगा निशाख्या पृष्ठोदया में मिथुना कथितास्त एव। तो ये शीर्षोदय पृष्ठोदय संज्ञक राशियां इसके पहले भी हमने भरत पाराशर में पढ़ी, अन्य ग्रंथों में भी बताया गया कह रहे हैं। अब सुति का ग्रह का द्वार ज्ञान। तो केंद्रस्थ ग्रह योगाद्वा लग्नऋक्षाद्वा बलाधिकात् द्वारम वाच्यम तु गेहस्य दिगीशा क्रमतः सदा। तो केंद्र में स्थित ग्रह योग वश सुति का, केंद्र में स्थित ग्रह योग वशात सुति का घर का द्वार कहना चाहिए। तो यदि अनेक ग्रह हो केंद्र इत्यादि में, तो बलाधिक ग्रह की दिशा में द्वार कहे, मतलब सूति का ग्रह जो, जहां पर सूति का ग्रह नाम शिशु का जन्म जहां पर होता है वो सूति का ग्रह।
तो उसमें उसका द्वार किस दिशा में होगा, कहाँ होगा उसका। तो ग्रहों की दिशा, प्राच्या दिशा रविसितम कुजराहुम यमेन्दु सौम्य वाक्पता, इसके अनुसार समझना चाहिए। तो ग्रहों की कुछ दिशाएं बताई गई, तो प्राच्या दिशा रवि सित कुज राहु यमेन्दु सौम्य वाक्पत, यह करके ये ग्रहों की दिशाएं बताई गई। यथा प्राच्या दिशा में तो रवि जो है पूर्व दिशा में, सित जो है आग्नेय कोण में, कुज जो है दक्षिण में, राहु नैऋत्य में, यम अर्थात शनि जो है ये पश्चिम दिशा का स्वामी है, इंदु जो है चंद्र जो है ये वायव्य दिशा में, और सौम्य बुध जो है ये उत्तर दिशा में, और गुरु जो है वो ईशान कोण के अधिपति। इस प्रकार से ये दिक् अधिपति भी बताए गए। तो इसके अनुसार ये ग्रहों की जो दिशा बताई गई, तो जो ग्रह केंद्र में बलि इत्यादि होकर के स्थित होगा उसको बल प्राप्त होगा, उसी दिशा में सूती का घर का भी द्वार होगा, इस प्रकार से बता रहे हैं। यदि केंद्र में कोई ग्रह नहीं हो तो लग्न राशि की दिशा में द्वार कहे। तो अगर केंद्र में ये कोई भी ग्रह बलवान नहीं है तो कैसे करें, तो कह रहे हैं कि जो लग्न में जो राशि होगी उसकी जो दिशा बताई गई है उसके अनुसार ही वहां सूती का घर का द्वार होगा, कह रहे हैं। तो वरामीर ने कहा है द्वारंच वास्तुनि केंद्र संस्थैर ज्ञेयम ग्रहैर्वीर्यम समन्वितैर्वा। मणित्त ने भी कहा है कि लग्न में जिस राशि का द्वादशांश हो उस राशि की दिशा में द्वार का, ऐसा विभिन्न आचार्यों का मत भी इस द्वार के विषय में प्राप्त होता है। अब उपसूतिका का ज्ञान, लग्न चंद्रमा के बीच विद्यमान ग्रहों की संख्या तुल्य उपसूतिका है। जन्म समय सूतिका के साथ रहने वाली जो नर्स इत्यादि जो होती है ना, तो नर्स नर्स इत्यादि का मतलब स्थान कहाँ रहेगा, क्या है, वो सब बता रहे हैं। तो लग्न चंद्रमा के बीच विद्यमान ग्रहों की संख्या तुल्य उपसूतिका है। मतलब ये जो नर्स इत्यादि जो है, जो सहायक स्त्रियां होती है जन्म समय में, उनकी संख्या कितनी होंगी, क्या है उसके विषय में कह रहा। दृश्य तथा अदृश्य विभागों के अनुसार सूतिका ग्रह के बाहर एवं भीतर उपसूतिकाओं का निर्देश करें। दृश्य भाग गत ग्रह संख्या तुल्य बाहर तथा, अर्थात दृश्य भाग क्या है, सप्तम भाव के भोग्यांश से लग्न के भुक्तांश तक, है ना। सप्तम भाव के भोग्यांश मतलब सप्तम भाव में भी जितने अंशों का भोग्य ग्रह ने कर चुका है या राशि भोग कर चुकी है, वहां से लेकर लग्न के भुक्तांश तक, लग्न का भुक्तांश जब तक होगा, तो उससे गत ग्रह संख्या तुल्य बाहर तथा अदृश्य भाग क्या है। तो अब अदृश्य भाग का अर्थ है लग्न के भोग्यांश से सप्तम भाव के भुक्तांश तक, मतलब जहां तक दिख रहा है वो दृश्य भाग, जहां तक नहीं दिख रहा है वो अदृश्य भाग। तो साथ साथ मतलब अर्थात वहां से लग्न से सप्तम भाव तक, सप्तम से लग्न तक, ये दृश्य और अदृश्य भाग कहा गया है। तो स्थित ग्रह संख्या के समान ग्रह के भीतर उपसूतिकाएं कहे। अपने ग्रह नवांश दृष्टांत में स्थित ग्रह की संख्या को द्विगुणित, अपने उच्च या वक्रत्व को प्राप्त ग्रह संख्या को द्विगुणित करके उपसूतिकाओं का निर्देश करें। यदि ग्रह स्थित वश द्वैगुण्य तथा त्रैगुण्य दोनों प्राप्त हो, अर्थात यदि कोई ग्रह स्वग्रहादि तथा वक्रत्वादि दोनों स्थिति युक्त हो तो एक बार त्रैगुण्य मात्र करना चाहिए। लग्न तथा चंद्रमा के बीच स्थित पाप ग्रहों की संख्या के समान विधवाएं तथा शुभ ग्रहों की संख्या के बराबर सद्भाएं कहनी चाहिए। ये मतलब उस समय में जो साथ में स्त्री होती थी वो कितनी होगी, किस प्रकार से होगी, उसको किस प्रकार से जाने, ये विषय बता रहा है। आज की जनरेशन में ये सब विचार नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अभी किसी का जन्म इत्यादि होता है तो सीधा हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और वहीं पे जो भी ट्रीटमेंट होता है उनके अनुसार वो वहां पर लेकर के शिशु इत्यादि का जन्म होता है। ठीक है, तो ये पूर्व काल में जिस प्रकार की व्यवस्था थी उसके अनुसार यहाँ पे फलकथन किया गया है। अब चिन्ह ज्ञान इत्यादि विषय वहां पर बता रहे हैं। काल पुरुष के जिस अंग में सूर्य भौम हो तिल आदि का चिन्ह वही कहना चाहिए। तो काल पुरुष के अंग का विचार हमने किए थे पहले, जैसा कि वरामीर ने भी बताया, शीर्ष मुख बाहु हृदयो दराणी कटिबस्त गुह्य संज्ञानि उरुजाने जंगे चरणाविति राशयो अजाद्याहा करके बोला है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस प्रकार से काल पुरुष के अंग में राशियों के स्थान बताए गए हैं, तो उन राशियों के स्थान के अनुसार ही उन राशि इत्यादि में तो जिस अंग में सूर्य होगे, यथा यथा अब मेष में सूर्य होगे तो सिर में, है ना। तो जिस अंग में सूर्य भौम हो, जिस अंग में सूर्य और भौम अर्थात सूर्य और मंगल जिस स्थान में होंगे, मान लीजिए काल पुरुष का अंग क्या कहते हैं कि मिथुन राशि, भुजाएं बताया गया है, हाथ बताया गया है। ठीक है, तो भुजाओं अर्थात मिथुन राशि में जब सूर्य और भौम होंगे तो भुजाओं में कहीं तो हाथ पे उसके तिल होगा, चिन्ह होगा करके बता रहे हैं। अब इसके बाद में शनि राहु जहां स्थित हो वहां श्याम
चिन्ह होता है, एक कोई काला दाग होता है, वहां पर बता रहा है। काल पुरुष के अंगों का निर्देश परामीर ने भी किया है ना। तो और आचार्य पराशर ने भी बृहत पराशर में पूर्व के अध्यायों में मैंने बताया वहां पर उल्लेख है। लग्न में यदि चंद्रमा मंगल शुक्र में है, लग्न में यदि चंद्रमा मंगल शुक्र हो तो शिर में, सप्तम में शुक्र और अष्टम में राहु रहे तो बाएं कान या मस्तक में चिन्ह कहना चाहिए, मतलब कोई चिन्ह होगा, कोई दाग होगा, इस प्रकार से। गुरु शुक्र या मंगल सप्तम में हो तो भी शीर्ष में ग्रह वर्ण के अनुसार चिन्ह बतलाए। चंद्रमा मंगल या शुक्र लग्न में हो तो 12 वर्ष में शीर्ष में निसंदेह चिन्ह कहना चाहिए, तो 12 वर्ष बाद वहां पर कोई चिन्ह वहां पर दिखाई देता है। नवम या पंचम में शनि मंगल में हो तो गुदा या लिंग में चिन्ह कहे। शनि चतुर्थ या लग्न में हो और शुक्र नवम या पंचम स्थान में स्थित हो, बुध गुरु अष्टमस्थ हो तो पेट में चिन्ह कहे। शुक्र रवि राहु यदि चतुर्थ स्थानगत हो अथवा लग्न में मंगल हो तो विशेषतः बाएं पांव में चिन्ह कहना चाहिए। तो ये सामान्य विषय है, आप सभी देख सकते, इसको पढ़ लीजिए आप। कुछ विशेष नहीं है यहाँ पर, मतलब किस स्थान में उसके तिल होगा, दाग होगा, कोई चिन्ह इत्यादि बना होता है किसी किसी को कोई निशान रहता है कहीं पे कुछ। तो इस प्रकार के जो चिन्ह आदि जो शरीर में होते हैं, वो कौन सी जन्म काल में किस प्रकार की ग्रह स्थिति होंगी तो क्या चिन्ह कहाँ पे होगा करके उसका विवेचन वहां पर किया है। अब पिता के परोक्ष में जन्म ज्ञान। लग्न में शनि सप्तम में लग्न में शनि सप्तम में भौम रहे, लग्न पर चंद्रमा की दृष्टि न हो और चंद्रमा बुध शुक्र के बीच में विद्यमान हो तो पितृ परोक्ष में जातक का जन्म कहना चाहिए। चर राशिगत अष्टम या नवम स्थान में सूर्य विद्यमान हो तो भी निसंदेह पितृ परोक्ष में बच्चे का जन्म है। पितृ परोक्ष में मतलब पितृ की अनुपस्थिति ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो आ, इस इस प्रकार से पिता के परोक्ष में रहने पर भी जन्म का ज्ञान बताया गया। तो दशम भाव अतिरिक्त किसी भी दृष्टि चक्रार्ध स्थित चर राशि में सूर्य हो और चंद्रमा लग्न को नहीं देखे तो भी पितृ परोक्ष में शिशु का जन्म कहे। वराहमिहिर ने भी इसी तरह का है, पितृजनि परोक्षस्य लग्न विंदावपश्यति विदेशस्तस्य चर्भे मध्यात् भ्रष्टे दिवाकरे तथा उदयस्थे वा मंदे कुजे वास्तमुपागते स्थिते चांत क्षपानाते शशांक सुत शुक्र, ऐसा अन्य आचार्यों के भी मत प्राप्त होते हैं। मतलब पिता की अनुपस्थिति में जब शिशु का जन्म होगा वो कौन सी ग्रह स्थिति होने पर होगा करके बता रहा है। अब पितृशोक के हानिकारक योग। तो रात्रि में जन्म लेने वाले शिशु की कुंडली में यदि चर रास्ते शनि भौम युक्त हो तो परदेश में उसके पिता की मृत्यु कहनी चाहिए, मतलब अन्य विदेश में जाकर उसके पिता की मृत्यु होगी, ऐसा फल वहां पर बनता है। अष्टम या व्यय स्थान में दो से अधिक पाप ग्रह और सबल लग्नेश चौथे या नव में हो तो, या जन्म समय में शनि मंगल लग्नगत सबल सूर्य को देखते हो तो जातक का पिता रुग्ण होता है। चौथे या दशम में स्थान चतुर्थ अर्थात और दशम चतुर्थ अथवा दशम स्थान में शनि मंगल और सूर्य हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़े तो जातक पितृ सौख्य से वंचित हो जाता है, अर्थात उसे पिता का सुख नहीं मिलता है करके ये भी एक यहाँ पर फल कथन किया गया है। तो इस प्रकार से ये श्रुति का अध्याय भी यहाँ पर समाप्त हुआ। तो इसके पश्चात आपको और भी विषय है, अरिष्ट है, अरिष्ट, अरिष्ट अध्याय है और अरिष्ट भंगा अध्याय है, ये भी है। उसके बाद में अरिष्ट विवेचन अध्याय की ओर हम अग्रसर हो गए। तो मैत्रेय यादव जनुर्लग्ना दृष्टम तद तद तद्भंगमेव च विचार्य तदनुब्रूयात् फलम तन्वादि भावजम। तो बोलते हैं पराशर की मैत्रेय सर्वप्रथम शिशु के जन्म लग्न से बालारिष्ट और अरिष्ट भंग का विचार करे, इसके बाद ही तन्वादी भावों का फलादेश करना चाहिए। मतलब अर्थात क्या है कि उसकी आयु का निर्धारण करे, अरिष्ट है क्या, कितने साल वो शिशु जिएगा, है ना। ये शिशु अरिष्ट का विचार शैशव अवस्था में ही किया जाता है मुख्य रूप से, क्योंकि शिशु का कितने समय तक आयु रहेगा, किस प्रकार से स्वास्थ्य इत्यादि रहेगा, इसका विचार करके फलादेश के विषय में आगे बढ़ना चाहिए करके। क्योंकि 8 साल तक, 8 साल 10 साल तक वहां पर अरिष्ट इत्यादि होते हैं बच्चों को, सामान्य रूप से 8 साल 10 साल 12 साल इस प्रकार से। उसके बाद के जो विषय है वो सब फिर आयु वगैरह में चले जाते हैं। तो ये अरिष्ट का विचार पहले करना चाहिए। उसके बाद में तन्वादि द्वादश, तनु आदि अर्थात लग्न आदि द्वादश भावों के अनुसार जो हम फल का, कि बच्चा कैसा रहेगा, इसका फ्यूचर क्या रहेगा, ये क्या बनेगा इत्यादि जो है वो बाद में विचार करना चाहिए। तो पहले कहते हैं कि अरिष्ट का विचार करें। यदि अरिष्ट इत्यादि है तो उसका शांति कर्म विधान इत्यादि जो है वो यथाशीघ्र झटिति करवाना होता है, इसलिए अरिष्ट का विचार करने के लिए कहा है। तो देखते हैं। तो षष्ठारिष्ट
चतुर्विंशति वर्षाणि यावत् गच्छति जन्मतः जन्मारिष्टम तो तावत् स्याद आयुर्दायम न चिंतयेत। तो बोलते हैं कि छठे, आठवें या 12वें स्थानों में से किन्हीं कहीं भी स्थित चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो सद्य मृत्यु कारक होता है। षष्टाष्टरिष्पगश्च चंद्रो ग्रहैः क्रूरैश्च वीक्षितः जातस्य मृत्युदयः सद्यस्त्वष्टवर्षैः शुभेक्षितः। तो बोलता है कि षष्ठ, अष्टम और द्वादश इन त्रिक स्थानों में से कहीं भी स्थित चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो सद्य मृत्यु कारक होता है। तो अधिक दिन उस शिशु की आयु नहीं होती, वो उसका वहां पर मृत्यु हो सकती है, ऐसा बता रहे हैं। यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो 8 वर्षों में मृत्यु समझनी चाहिए। वक्री शुभ ग्रह भी पाप ग्रह से दृष्ट होने पर ही चंद्रमा की तरह मृत्यु कारक होते हैं। यदि लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो 1 मास के भीतर ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। यदि जन्म समय में सूर्य मंगल शनि पंचम भवनस्थ हो तो शीघ्र ही शिशु की माँ तथा भ्राता की भी, मतलब मातृ मातृ को भी अरिष्ट होता है शिशु के जन्म के पश्चात। तो बोलता है, तो इसी प्रकार से यदि जन्म काल में सूर्य मंगल शनि और पंचम भवनस्थ हो तो शीघ्र ही बच्चे की माँ तथा भाई की मृत्यु हो सकती है। लग्नस्थ भौम पाप ग्रह से युत दृष्ट हो और शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर न हो तो जातक का मरण हो जाता है। अष्टमस्थ भी मंगल शनि या सूर्य से युक्त होने पर मरण कारक होता है। इस प्रकार से वहां पर कुछ अरिष्ट का विवेचन किया। अब उसके बाद में चंद्र या सूर्य के ग्रहण के समय राहु चंद्र सूर्य युक्त हो और लग्न पर शनि मंगल की दृष्टि हो तो जातक एक पक्ष मात्र जीवित होता है, अर्थात 15 दिन की उसकी आयु होती है उस शिशु की। दशमस्थ शनि, षष्ठस्थ चंद्रमा और सप्तमस्थ मंगल हो तो माता की सहित बच्चे की मृत्यु कहनी चाहिए करके यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद में लग्न में लग्न में शनि, अष्टमस्थ चंद्रमा और तृतीय में गुरु हो तो भी जातक का वहां पर शिशु की वहां पर मृत्यु का विधान वहां पर बताया गया है। तो लग्न या नवम में सूर्य, सप्तमस्थ शनैश्चर और एकादश स्थान में गुरु शुक्र हो तो जातक 1 मास तक जीवित हो। मतलब बता रहे कि कितने, 8 वर्ष तक, एक पक्ष तक, फिर माता की मृत्यु होगी, भाई की मृत्यु होगी, ऐसे विविध प्रकार का अरिष्ट का विवेचन वहां पर आचार्य ने किया है। तो लग्न या नवम में सूर्य, सप्तमस्त शनि और एकादश स्थान में गुरु शुक्र हो तो जातक 1 मास तक जीवित रहता है। लग्न से 12वें स्थान में कोई भी ग्रह इष्टकारक नहीं होते हैं। तो बता रहा है कि लग्न से द्वादश स्थान में, 12वें स्थान में अगर कोई भी ग्रह होता है तो वो इष्टकारक नहीं होते, अर्थात अच्छे नहीं होते हैं। तो विशेषतः रवि शुक्र चंद्र और राहु अधिक हानिकारक होते हैं। उसमें भी यदि रवि शुक्र चंद्र और राहु होगा तो ये अधिक कष्ट उस शिशु को पहुंचाएगा। किंतु इनकी 12वें पर दृष्टि अरिष्ट भंग कारक होती है। किंतु इनकी जो 12वें पर जो अगर कोई दृष्टि हो जाती है, अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो, है ना, और या फिर इनकी इनकी मतलब इन जो ग्रह है अर्थात रवि शुक्र चंद्र और राहु जो है, इनकी द्वादश भाव में अगर दृष्टि पड़ जाती है तो ये आपका अरिष्ट जो होता है उसको भंग कर देती है करके ये भी एक यहाँ पर विशेष करके बताया है। अब उसके बाद में, और पाप युक्त चंद्रमा लग्न सप्तम या नवम में विद्यमान हो, पाप पाप ग्रहों से युक्त चंद्रमा लग्न सप्तम या नवम में विद्यमान हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि या संयोग से रहित न हो तो जातक की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। ये भी एक चंद्रकृत यहाँ पर अरिष्ट बताया कि चंद्रमा लग्न स्थान सप्तम और वो कैसा हो, पाप युक्त हो, पाप ग्रहों के साथ, शनि मंगल इत्यादि जो पाप ग्रह बताया गया, सूर्य शनि मंगल, तो इनसे युक्त हो। और क्या बोल रहा है कि सप्तम या नवम में विद्यमान हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर न हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि या संयोग से रहित हो तो जातक की जो है वो शीघ्र ही मृत्यु होती है। तो संध्या, चंद्रहोरा या गंडांत, गंडांत लग्न बताए गए यथा कर्क